हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक कल्चर यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन। तो दोस्तों आज हम लोग इसको जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और आप सभी लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा डिटेल में पढ़ाया करिए, कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें मैं कंप्लीट डिटेल में फुल लेक्चर जो है हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपको मैं ये श्योर करवाता हूँ कि पूरे यूट्यूब में इतना डिटेल में और इतना कंसेप्चुअली किसी ने नहीं पढ़ाया है, तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर रहने वाला है आपके लिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस रिलेटिव अगर यूपीएससी में भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर देने लायक बन जाओगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर वैदिक सभ्यता क्या थी। फ्रेंड्स वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग जो बात करेंगे इस पूरे लेक्चर में, तो उनका जो पॉलिटिकल स्टेटस है, सोशल स्टेटस है और इकोनॉमिकल स्टेटस है और रिलीजियस स्टेटस है, इन सब के बारे में ही हम लोग अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपका यहाँ पर थोड़ा अटेंशन और कंसंट्रेशन चाहूँगा जिससे आपका जो है अच्छे से क्लियर हो सके, ये पूरा अच्छे से वीडियो आपको समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत था आप सभी लोग को मालूम है, तो इसके लिए तो अनेक मत हैं, तो वो उसके हिसाब से मैं आपको सारे मत को थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी में बता देता हूँ। सबसे पहले तो बोला जाता है कि यहाँ पर जो है अकाल पड़ा था, अकाल के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो हो गई थी वो खत्म हो गई थी। और उसके बाद जो बोला जाता है कि अचानक जो सिंधु घाटी जो सिंधु नदी थी उसमें अचानक बाढ़ आ गई थी, बाढ़ आ जाने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता जो है नष्ट हो गई थी। ठीक है, और ये भी बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो धीरे धीरे जाके दक्षिण भारत में शिफ्ट होने लगे, तो वहाँ शिफ्ट हो गए जिससे ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो नष्ट हो गई। और ज़्यादातर ये भी बोला जाता है कि जो आर्य लोग आए थे, आर्य लोग आए और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से युद्ध करा, युद्ध करने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को या सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया और खुद आके यहाँ पर बस गए और एक आर्य सभ्यता बनी। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे और आके भारत में बसे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हटाकर एक नई सभ्यता बनाई जिसको हम लोग आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आर्य। बात करें कि जो आर्य है, आर्य को बोलते क्या है, आर्य का अर्थ क्या होता है, तो फ्रेंड्स आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च कुल, श्रेष्ठ या उच्च कुल। ठीक है, ध्यान रखना। बात करें जो इनका काल था, इनका काल 1500 से 600 ईसा पूर्व था। आर्य जो थे वो ग्रामीण थे यानी कि विलेजियस थे। अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में जाए तो वो एक नगरीय थे यानी कि वो शहर में रहने वाले लोग थे, लेकिन जो आर्य थे वो ग्रामीण लोग थे यानी कि गांव में रहने वाले लोग थे। ईरान की एक पुस्तक है जैंद अवेस्ता, जैंद अवेस्ता में बताया गया है कि जो आर्य आए थे वो ईरान से आए थे। फ्रेंड्स जो आर्य थे भारत में खेवर दर्रे से इंटर किया था। खेवर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, इसको ध्यान रखना, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भारत में आकर सप्तसेंधव प्रदेश में बसे थे। सप्तसेंधव प्रदेश यानी कि 7 नदियों का प्रदेश, जैसे कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, हमारा यहाँ से उत्तराखंड और राजस्थान के आदि क्षेत्र आ जाते हैं। फ्रेंड्स बात करें कि इनकी भाषा क्या थी, इनकी भाषा संस्कृत थी और आर्य मध्य एशिया से आए थे। ये कहा है मैक्स मुलर ने। अब मैक्स मुलर ने अपने अनुसार कहा है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें भी काफ़ी लोगों का मत है कि आर्य कहाँ से आए थे। तो हमारे भारत में आर्य समाज के जो संस्थापक है दयानंद सरस्वती जी, वो लोग मानते हैं कि आर्य तिब्बत साइड से आए थे, कुछ लोग मानते हैं कि रशिया साइड से आए थे, कुछ लोग मानते हैं कि वो यहीं के मूल निवासी थे। फ्रेंड्स जो सार्वमान्य जो सिद्धांत है और सार्वमान्य जो थॉट है, थिंक है, वो मैक्स मुलर की है, जिन्होंने कहा है कि ये मध्य एशिया से आए थे। और मैक्स मुलर ने ये किस आधार पर कहा है मैं आपको बता दूं, मैक्स मुलर ने ये उनकी भाषाओं के आधार पर कहा है। जैसे कि लैटिन और ग्रीक भाषा का आपने नाम सुना होगा। लैटिन और ग्रीक भाषा जो है उसके बहुत सारे शब्द, उसके बहुत सारे जो हमारे वर्ड हैं वो हमारे संस्कृत भाषा से मिलते जुलते हैं। इसी आधार पर जो है मैक्स मुलर ने बताया कि जो है आर्य मध्य एशिया से आए थे। इतना क्लियर? तो फ्रेंड्स ये थे आर्य। तो आर्य के बारे में हम लोग ने समझ लिया कि आखिर ये किस तरह से आए। अब हम लोग बात करते हैं वैदिक काल के बारे में, इसका सब पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं और अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स वैदिक काल, वैदिक काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो है ऋग्वैदिक काल, यानी कि इसको अर्लियर वैदिक कल्चर भी कह सकते हैं हम लोग। इसका जो काल था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। बात करते हैं अगले काल के बारे में, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व था। बीसी मतलब ईसा पूर्व होता है, बिफोर क्राइस्ट। ओके फ्रेंड्स, एक एक करके मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं। फ्रेंड्स
जो ऋग्वेदिक काल है इसकी समस्त जानकारी का स्रोत जो है वो ऋग्वेद है, यानी कि सोर्स क्या है इसका, ऋग्वेद है। इनका जो निवास स्थान है वो सप्त सेंधव था, जिसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख है, इसलिए आखिरी में सप्त सेंध लगा दिया गया। ठीक है, बात करें कि अफगानिस्तान की जो 4 नदियां हैं उनका उल्लेख भी जो है ऋग्वेद में मिलता है, जैसे कि नाम क्या है उनका, कुंभा, कुमु, गोमती और सुवास्तु। फ्रेंड्स एक बात और बताऊं आपको, एक मंत्र है अस्तोमा सदगम में, जो कि ऋग्वेद से ही लिया गया है। फ्रेंड्स उस समय जो धातु प्रचलित थी वो तांबा थी, तांबा को हम लोग अयस्क भी कहते हैं। ठीक है, अगर तांबा नहीं बोले तो अगर कुछ ऑप्शन में आपसे पूछ ले कि अयस्क किस एज में चलता था, तो वो चलता था ऋग्वेदिक एज में, यानी कि ऋग्वेदिक काल में। ओके, चलिए अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो इसकी जानकारी का जो सोर्स है वो यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और ब्राह्मण ग्रंथ है और साथ ही उपनिषद है। चित्र दूसर मृदवाण, यानी कि जो पेंटिंग थी, पेंटिंग सॉइल थी, मतलब कि जो उस समय पेंटिंग होती थी, मृदवाण मतलब होता है इसमें सॉइल, यानी कि क्या बोलते हैं, सॉइल ही बोलते हैं। ठीक है, चित्रित दूषण मतलब कि उस समय क्या होती थी, पेंटिंग हुआ करती थी मिट्टियों के माध्यम से, और लोहा इस काल की जो है वो विशिष्टता थी। तो फ्रेंड्स ऋग्वेदिक काल में क्या पाया जाता था, सबसे ज़्यादा तांबा, और जो उत्तर वैदिक काल था उस समय लोहा उसकी क्या थी, विशेषता थी, स्पेशलिस्ट था। ठीक है, लोहा अक्सर पूछा जाता है। लोहा को कृष्ण अयस्क भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि कृष्ण अयस्क किस काल में प्रसिद्ध था, तो वो आपका उत्तर वैदिक काल आंसर आना चाहिए। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसका जो है, हम लोग ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल का थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, यानी कि कंपैरिजन में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले उसका पॉलिटिकल स्टेटस को हम लोग अध्ययन कर लेते हैं कि आखिर दोनों का पॉलिटिकल स्टेटस कैसे था। पहले मैं ऋग्वेदिक एज का बताऊंगा, फिर मैं आपको उत्तर वैदिक एज का बताऊंगा। फ्रेंड्स बात करते हैं जो राजनीतिक स्टेटस था ऋग्वेदिक काल का। तो ऋग्वेद से जो है ऋग्वेदिक कालीन की जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, उसकी हमको विस्तृत जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो विस्तृत जानकारी कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले बात करें कुटुंब के बारे में। फ्रेंड्स ऋग्वेदिक काल का जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी जो सबसे छोटी इकाई थी वो कुटुंब थी। ठीक है, कुटुंब में जो संयुक्त परिवार की जो है प्रथा चलती थी, और परिवार का सबसे अधिक आयु वाला जो पुरुष था, वो सदस्य पुरुष जो था वो कुटुंब का मुखिया हुआ करता था। फ्रेंड्स ठीक है, और कुटुंब के मुखिया को हम लोग कुलप कहते थे। कुटुंब के मुखिया को क्या कहते थे, मैं लिख के भी बताऊंगा आपको। कुटुंब के मुखिया को कुलप कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, कुलप। ओके, इतना क्लियर आपको। ठीक, तो जो मतलब कि उस समय का जो मुखिया था, कुटुंब का मुखिया, उसको क्या कहते थे, कुलप कहते थे। और कुलपति भी कहते थे और गृहपति भी कहते थे। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, मैं बोलते आ रहा हूँ आपको। फ्रेंड्स बात करें अब अगले के बारे में, ग्राम के बारे में। तो फ्रेंड्स जो कुटुंब था, बहुत सारे कुटुंब का समूह मिलकर एक ग्राम बनता था। ठीक है, अब जो ग्राम का जो अधिकारी होता था, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता था, वो उसको हम लोग ग्रामीणी कहते थे। क्या कहते थे, ग्रामीणी। ओके, इसको ध्यान रखना आप लोग। तो उस समय का जो मतलब कि जो ग्राम का जो मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे, हम लोग ग्रामीणी कहते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग विश के बारे में। तो फ्रेंड्स जो विश हुआ करता था वो ग्रामों का समूह हुआ करता था, यानी कि विलेजेस का ग्रुप हुआ करता था। ओके, जो गांव है, विश है, वो गांवों का समूह हुआ करता था। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, प्रत्येक विश का जो एक अधिकारी होता था, जिसे हम लोग विशपति कहते हैं, विशपति कहते थे। ठीक है, विशपति कहते थे। तो विशपति आप नाम याद रखना। फ्रेंड्स बात करें, इसके बाद आता है जन। जन जो कि विश का समूह हुआ करता था। ठीक है, इसका जो अधिकारी होता था, प्रमुख अधिकारी, इनके नाम पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको नाम लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके जो अधिकारी होता था उसको गोप कहा जाता था। ओके, इतना क्लियर। फ्रेंड्स फिर जब बहुत सारे जन मिल जाते थे, जन का समूह मिलकर एक राष्ट्र बनाता था, और राष्ट्र को हम लोग देश या राज्य भी कहते हैं। फ्रेंड्स जिस समय क्या हुआ था, राष्ट्र का एक राजा होता था उस समय, और जिस राजा के अधीन कई राज्य होते थे उसे हम लोग सम्राट कहते थे। तो फ्रेंड्स जो सम्राट है ना, ये सम्राट जो शब्द है, ये सम्राट शब्द हमारे ऋग्वेदिक काल से ही आया है, और उस समय से ही सम्राट या राजा शब्द सुप्रचलित हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद बात करें राजा अथवा सम्राट के बारे में। तो फ्रेंड राजा अपने राज्य का प्रधान हुआ करता था। राजा का पद वंशानुगत होता था, लेकिन जो ऋग्वेद में कहीं कहीं राजा के चुनाव या अत्याचारी राजा को हटाए जाने के भी प्रावधान है।
मतलब उस समय राजा को हटा भी सकते थे। ठीक है, जो राजा के प्रमुख कर्तव्य थे वो अपनी प्रजा के जीवन का सम्मान, संपत्ति की सुरक्षा करना और साथ ही युद्ध के लिए राज्य का विस्तार करना, न्याय करना, अपराधियों को दंड देना अर्थात जो है वो प्रचलित था, यानी कि उस समय था। ठीक है, बात करें अगले पॉइंट के बारे में कि गण, मतलब कि जो गण था, गण के बारे में भी उस समय हमको उल्लेख मिलता है। गण मतलब होता है रिपब्लिक। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो शासन व्यवस्था थी वो प्रमुखतः राजतंत्रात्मक थी। क्या थी? राजतंत्रात्मक थी। लेकिन जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में गणों का उल्लेख भी मिलता है। गण राज्यों में जो जनता शासन करने वाली थी वो स्वयं चुनती थी। ठीक है, मतलब कि उस राज्य में किसको शासन करना है वो जनता खुद सुनती थी। जैसे कि आज भी हमारा डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है, गणतंत्र है हमारा जो इंडिया का, आज भी जनता ही चुनती है और उस समय भी ऐसा ही हुआ करता था। गणराज्य के जो शासक होता था वो गणपति होता था या उसको ज्येष्ठ भी कह देते हैं। ठीक, इतना क्लियर आपको? जो मैं बोलते आ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, नोट करना है नोट कर लेना, लेकिन आप उसको अच्छे से ध्यान से जरूर सुनना। फ्रेंड्स, बात करें प्रमुख प्रशासन अधिकारी यानी कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो सर्वेंट था उस समय का, तो फ्रेंड्स जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल के जो अत्यंत छोटे छोटे होते थे, मतलब कि राज्य इस समय के, लेकिन अतः कुछ कर्मचारी जो है वो प्रशासन कार्य चलाते थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का चलाते थे। इन अधिकारियों में पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। जैसे अपने में होता है ना आईएएस, आईपीएस वगैरह और आईआरएस, ये उस समय भी व्यवस्था होती थी, जिसमें मैं आपको बता दूं पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी, ये आखिर जो थे वो इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। पुरोहित जो था वो राजा का परामर्शदाता होता था। ठीक है, और जो धार्मिक कार्य करने वाला तथा अत्यंत जो महत्वपूर्ण कार्यों में मुख्य सहायक होता था। फ्रेंड, जो पुरोहित था वो तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग होता था। जैसे कि हमारे आज के समय में IAS होता है। ठीक है, कलेक्टर होता है, डीएम होता है। सेनानी सेना का प्रधान होता था। उसका जो कार्य सैनिक संगठन की देखभाल करना और राजा की अनुपस्थिति में सेना का सेनापतित्व करना था। ग्रामीणी गांव में राजा का जो प्रमुख सैनिक असैनिक अधिकारी होता था। अनेक अतिरिक्त राजा प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दूत अथवा गुप्तचर की नियुक्ति करते थे। जैसे कि आज भी जो है गुप्तचर जो है अलग एजेंसी हमारी इधर बनाई जाती है। ओके, अगले आगे बात करें कि जो न्याय और दंड व्यवस्था थी इस समय की, न्याय और दंड व्यवस्था। फ्रेंड्स, न्याय और दंड व्यवस्था के बारे में आपको बताऊं कि ऋग्वैदिक काल में कानून की कोई विविध व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में तत्कालीन न्याय व्यवस्था के विषय में अत्यंत अल्प जानकारी मिलती है, बहुत ही कम जानकारी मिलती है। न्याय व्यवस्था की जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो राजा हुआ करता था और ग्राम के जो न्यायाधीश हुआ करते थे, न्यायाधीश को ग्रामवाधीन कहते थे। ऋग्वेद में चोरी, धोखेबाजी, डकैती, पशु चराना, सेंध लगाना और ये सब जो है ना छोटे मोटे अपराध थे उस समय प्रचलित थे। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, उस समय सभा और समिति का जो है उल्लेख आ गया था, कॉन्सेप्ट के आ गया था कि ऋग्वैदिक शासन व्यवस्था में सभा और समिति का जो महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। ये दो संस्थाएं थी ऋग्वैदिक काल में जो शासन की लोकतांत्रिक भाग थी। जैसे डेमोक्रेसी की आज जो हम बात करते हैं ना, राज्यसभा और लोकसभा, तो उस समय की अगर हम लोग बात करें तो दो संस्थाएं जो थी वो सभा और समिति थी। ओके फ्रेंड्स, ऋग्वेद में दुर्भाग्यवश जो है इन संस्थाओं का ज़्यादा उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी बहुत सारे जो लोग हैं हमारे इंडिया के रहने वाले, उन लोगों ने अपने अनुसार जो है इसका उल्लेख करा है, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऋग्वैदिक काल। बात करें हम लोग उत्तर वैदिक काल में, तो फ्रेंड्स इस समय जो था शक्तिशाली राज्यों का उदय होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में शक्तिशाली जो राज्य हैं उनका उदय होने लगा था। फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में जो आर्य की सभ्यता है वो सने शने क्या है कि पूर्व और दक्षिण की ओर फैलने लगी, यानी कि वो फिर हमारे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यहाँ कर्नाटक, यहाँ तक जो है वो फैलने लगे थे धीरे धीरे। तो ये जो है मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, बात करें कि उनका जो शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ था, उस समय क्या था, राजा थे ऋग्वैदिक काल में जो राजा थे वो भरत और पुरु राजा थे, लेकिन उनका जो स्थान लिया ना वो कुरु और पंचाल जैसे राजाओं ने ले लिया। बात करें जो महाभारत के युद्ध के पश्चात जो पांडव का वंश था, कुरु वंश, वो भी सम्मान और शक्ति को अधिक समय तक सुरक्षित नहीं कर पाया था। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी जो है उनके स्थान पर कौशल, काशी, विदेह, पंचाल, केकई, कलिंग, सुरसेन आदि जो राजा वंश है ना वो मतलब कि उस समय समाहित होने लगे। फ्रेंड्स, अगले बारे में हम लोग बात करें राजा के बारे में। तो फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल का जो शासन था
काल था उसमें जो शासन व्यवस्था मुख्य राजतंत्रीय हो गई थी। ठीक है, इस युग में यद्यपि राजा का पद तो पैतृक हुआ करता था, यानी कि पितृसत्तात्मक हुआ करता था, पितृ प्रधान देश हुआ करता था, परंतु कभी कभी उसका निर्वाचन भी किया जा सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है बड़े बड़े साम्राज्यों के उदय के कारण राजाओं की शक्ति में भी वृद्धि हुई थी। फ्रेंड्स, इसी समय क्या हुआ, थोड़ी सी महिलाओं की स्थिति भी कम हो गई थी, गिरने लगी थी। ठीक है, हाँ। और अब बात करें कि जो राजा का कर्तव्य था शासन करना, न्याय करना, दुर्बलों की रक्षा करना, युद्ध करना, राज्य विस्तार करना, प्रजा की भलाई करना, जो कि ऋग्वेदिक काल जैसा ही था। फ्रेंड, बात करें अगले पॉइंट के बारे में कि जो इसका प्रशासन अधिकारी हुआ करता था, उत्तर वैदिक काल में प्रशासन की जो व्यवस्था की सुविधा के लिए राज्य के अनेक विभागों में इसकी क्या गई थी, स्थापना की गई थी, जिनमें वित्त विभाग, निरीक्षण विभाग, आरक्षण व सेना विभाग, स्थानीय शासन विभाग प्रमुख थे। और आज भी आप लोग अगर हम लोग व्यवस्था में देखेंगे तो फाइनेंस कमीशन है, निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, बहुत सारे आयोग हैं, केग है। तो ये व्यवस्था जो है हमको आज भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये व्यवस्था हमारे उत्तर वैदिक काल में भी हुआ करती थी। वित्त विभाग, निरीक्षण विभाग, जैसे योजना आयोग था पहले, तो निरीक्षण मतलब कि वो जो इम्प्लीमेंट राजा है कोई पॉलिसी बना रहा है तो उसका जो इम्प्लीमेंट किया करते थे। ठीक है, तो ये सब विभाग भी उस समय हुआ करते थे। राजा मंत्रियों की सहायता से राज्य के शासन संबंधी कार्यों को संपादित करते थे। उत्तर वैदिक काल में जो मंत्री थे, मंत्रियों को रत्नी के नाम से पुकारा जाता था। मंत्रियों को ये रत्नी नाम जो है आप याद रखना। ठीक है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना वो मैं लिख के भी आपको बता दूंगा। बाकी वैसे जो मैं बता रहा हूँ उसको आप इमेज भी बनाते जाना। फ्रेंड्स, जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल में जो पुरोहित है, पुरोहित जिसको धार्मिक कृत्य करने वाला माना जाता था, वो राजेंद्र था। राजेंद्र ने उसको राजवंश के जो शासक हैं, शासक वर्ग का प्रतिनिधि माना जाता था। उस समय युवराज भी बोला जाता है, युवराज शब्द भी फेमस है। युवराज या सेनानी, वो सेना का प्रधान हुआ करता था। महिषी को पटरानी कहा जाता था। ग्रामीणी, जो ग्राम का प्रधान हुआ करता था। सूत, एक शब्द आता है सूत। ठीक है, एक शब्द आता है सूत, जिसको क्या बोलता है, सारथी बोला जाता था उस समय। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। ठीक है, बात करते हैं सभा और समिति के। सभा और समिति की जो हमारा उल्लेख है वो ऋग्वेदिक काल में भी मिलता है और उत्तर वैदिक काल में भी मिलता है। ऋग्वेदिक काल में जो है सभा समिति उत्तर वैदिक काल में जो है वो विद्यमान थी। ठीक है, ऋग्वेदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जो राजाओं के अधिकारों में वृद्धि होने का कारण जो था ना वो सभा और समिति थी। ठीक है, और बात करें राजा का समय समय पर शासन में उनका सहयोग प्राप्त करने का जो प्रयत्न करता था वो सभा समिति द्वारा ही हुआ करता था। बात करें यहाँ के न्याय दंड व्यवस्था के बारे में, तो उत्तर वैदिक काल में न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा हुआ करता था, जैसा कि उसमें भी हुआ करता था। न्याय कार्यों में राज्यों की सहायता करने के लिए अन्य पदाधिकारी भी होते थे। इस काल में न्यायाधीशों को स्थपति कहा जाता था। न्यायाधीशों को क्या कहा जाता है, स्थपति। ठीक है, मैं लिख देता हूँ स्थपति। तो फ्रेंड्स, स्थपति न्यायाधीश को, यानी कि आज के समय जो जस्टिस हैं हमारे कोर्ट के जस्टिस, न्यायाधीश, उसको क्या कहा जाता था, स्थपति कहा जाता था। ग्राम में छोटे छोटे मामलों का जो निर्णय ग्राम के न्यायाधीश करते थे उन्हें ग्राम्यवादीन कहा जाता था। तो मतलब गांव में भी एक अलग कोर्ट हुआ करती थी, है ना, तो उनको क्या कहा जाता है, ग्रामवादीन। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो व्यवस्था थी ना कुल मिला के टोटल आज की व्यवस्थाओं से भी काफ़ी रिलेट करती हुई है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे संविधान में भी काफ़ी जो चीज़ें हैं वो यहीं से निकाल के ली गई हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है आपका इतना क्लियर। फ्रेंड्स, आगे बात हम लोग करते हैं सैन्य संगठन के बारे में। फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल का जो सैन्य संगठन था, सैन्य संगठन का विशेष महत्व दिया जाता था। आज भी सेना का संगठन मतलब कि विशेष महत्व दिया जाता है। इस काल में रथवान, घुड़सवार, पैदल सैनिक के अतिरिक्त हाथियों का भी प्रयोग किया जाता था, है ना। और इस काल में तीर कमान, तलवार, ढाल, कटार, गदा, कवच, मतलब कि जैसा कि आप लोग फिल्मों में देखते हो ना युद्ध पुराने ज़माने के, उस टाइप के जो है वो पूरे यूज़ किया जाता था। ठीक है, क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमने इसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में पता करा है और अच्छे से हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। अब बात करते हैं हम लोग इसकी सोशल स्टेटस के बारे में, यानी कि सामाजिक स्थिति आखिर इसकी क्या थी, ताकि हमको यह अच्छे से भी समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में। फ्रेंड्स, जो ऋग्वेदिक काल है, ऋग्वेद से ही इसकी जो है सामाजिक स्थिति का हमको व्यापक जानकारी मिलती है। ऋग्वेदिक जो अस्थायी रूप से निवास करने वालों का एक जनसमूह था। ठीक है, व्यवस्थित समाज और पूर्ण विकसित संस्कृति की और ये जो है समाज संकेत करता था।
ठीक है, ये सब हमको ऋग्वेद से ही मिला है, ऋग्वेद कहता है। फ्रेंड्स, बात करें इनके परिवार के बारे में, ऋग्वेदिक काल की जो समाज था वो उसकी जो आधारभूत इकाई थी वो परिवार ही हुआ करती थी। ऋग्वेदिक कालीन में जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक यानी कि पेट्रियार्की सिस्टम हुआ करता था। परिवार का जो सबसे बुजुर्ग पुरुष का परिवार का मुखिया हुआ करता था, यानी कि जो सबसे बुजुर्ग हुआ करता था वो गार्जियन हुआ करता था। परिवार का मुखिया का संपूर्ण परिवार पर पूर्ण नियंत्रण होता था। परिवार के सभी सदस्य परिवार के मुखिया की आज्ञा का पालन करते थे। ऋग्वेदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। परिवार में गृह पत्नी का विशिष्ट महत्व और आदर था। परिवार में पुत्र का जन्म शुभ माना जाता था। ऋग्वेदिक काल में पुत्र न होने पर गोद लेने की प्रथा भी थी। साथ ही बात करें हम लोग आगे विवाह और स्त्रियों की दशाओं के बारे में। फ्रेंड्स, स्त्रियों की दशाओं को भी आप लोग को समझना जरूरी है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण पे भी जो है निबंध आते हैं कई बार एग्जामों में, तो यहाँ से आपको उनकी स्थिति का भी हमारे में मालूम चल जाएगा। ठीक है, ऋग्वेदिक काल जो था, ऋग्वेदिक काल में कालीन में जो समाज में विवाह एक पवित्र जो है बंधन माना जाता था। समाज में साधारणतः एक पत्नी प्रथा जो प्रचलित थी, लेकिन परंतु बहुपत्नी प्रथा का भी कोई रोक नहीं थी उस समय। ठीक है, विवाह के बिना जीवन अपूर्ण माना जाता था उस समय भी। लड़के व लड़कियां अपने लिए पति पत्नी को चुनने के लिए पूर्ण अनुमति थी उन लोग को, मतलब कि अपने अनुसार जो है वो विवाह कर सकते थे, जैसे कि आज के समय में लव मैरिज के लो। ठीक है, तो उस समय भी मतलब कि अपने मनपसंद से विवाह कर सकते थे। विवाह के समय पर पक्षी लोग कन्या के घर जाते थे, जैसे आज भी यही जाते हैं लड़के लोग लड़कियों के घर। ये उस समय की ही पूरी व्यवस्था है जो आज भी हमारे इधर चल रही है, जहाँ उनका आदर सत्कार होता था। पुरोहित तथा मंत्रोच्चारण से उनका जो है वो विवाह हुआ करता था। ठीक है, ऋग्वेदिक काल की जो समाज था उसमें विधवा विवाह का भी प्रचलन था। विधवा विवाह भी मतलब उस समय हुआ करता था। ऋग्वेदिक कालीन जो समाज में स्त्रियां थी उनकी स्थिति सम्मानीय थी, मतलब कि ऋग्वेदिक काल में बहुत ही अच्छी मतलब की स्थिति थी उनकी। स्त्री को गृह स्वामिनी का दर्जा प्राप्त था, गृह स्वामिनी का। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, स्त्रियों में पर्दा प्रथा थी प्रचलित नहीं थी। जैसे कि अभी आज के समय भी बहुत सारा गांव में जाओगे ना कि घूंघट डालो, पर्दा प्रथा करो, उस समय पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है, आपको बता दूं, क्योंकि दोस्तों कई बार जो है कंपैरिजन करने के लिए आ जाता है। स्त्रियों की जो सार्वजनिक उत्सवों में भाग लेती थी, धार्मिक व सामाजिक कृत्य करती थी। शिक्षाओं की जो स्त्रियों की शिक्षा थी उनका जो है पर्याप्त ध्यान था शिक्षाओं की तरफ उनका। फ्रेंड्स, इनके 3 के मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इनका नाम आप ध्यान रखना। विषधरा, विश्वधारा, ठीक है, अपाला, जैसे कि ये लिखा भी है विषधरा और अपाला और घोषा उस समय की जो थी महान स्त्रियां थी, यानी कि महान विदुषी थी ये जो स्त्रियां थी। ठीक है, तो इनका आप ध्यान रखना। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यद्यपि ऋग्वेदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति वो तो सामान्य थी, सामान्य लायक तो थी, तथापि लेकिन उन्हें अविवाहित जीवन में जो है पिता अथवा भाई के संरक्षण में रहना पड़ता था। विवाह के पश्चात पति के संरक्षण में रहना पड़ता था। इस काल में जो कन्या का जन्म है वो अशुभ माना जाता था, जबकि पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती थी। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। ठीक है, आखिर इस समय वर्ण व्यवस्था क्या थी। ऋग्वेदिक काल का जो समाज था उसमें वर्ण व्यवस्था जो है वो प्रचलित थी अथवा नहीं, इस विषय में विद्वानों का बहुत महत्व मतलब कि मतभेद चल रहा है इसके विषय में कि वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी कि नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में काफ़ी हद तक ये प्रचलित हो गई थी। फ्रेंड्स, कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, एक पुरुष सूक्त को आधार मानकर यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि तत्कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, पूर्व जो 10वां मंडल है उसके आधार पर करा है। ठीक है, इसके बाद बात करें, परंतु अधिकांश विद्वान का मानना है कि जो ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त के बाद जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है, जो पुरुष सूक्त था ना वो बाद में जोड़ा गया है, तो उसके प्रमाणिक को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। फ्रेंड्स, जो ऋग्वेद में कहीं कहीं वैश्य एवं शूद्र शब्द का जो है वो प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में कहीं भी नहीं किया गया है, आप ध्यान रखना, वैश्य और शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कहीं भी नहीं किया गया है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जहां तक कि ब्राह्मण और क्षत्रिय शब्दों का उल्लेख का प्रश्न है, संभवतः इसका तात्पर्य मात्र यह था कि जो लोग युद्धों में भाग लेते हैं उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, और जो लोग पूजा पाठ में लीन रहते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा गया था। ठीक है, हाँ, ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों का उल्लेख है, ठीक है यह, और जबकि शूद्र और वैश्य लोगों का उल्लेख नहीं है। बात करें उनके भोजन व्यवस्था और पीने लायक क्या थे, क्या क्या पीते थे, क्या क्या भोजन करते थे। फ्रेंड्स, जो ऋग्वेदिक काल के लोग थे, मुख्य भोजन उनका अन्न, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ था, जैसे कि मक्खन हो गया, घी हो गया, ठीक है, मट्ठा हो गया,
और अनाज को पीसकर व पकाकर प्रयोग में लाते थे। सब्जियों तथा फलों का भी व्यापक प्रयोग होता था। ऋग्वेदिक काल में मांस खाने की भी प्रथा प्रचलित थी। लोग प्रायः भेड़, बकरी, बेल मांस का मांस पकाकर खाते थे। ऋग्वेदिक काल में गाय को पवित्र मानकर उसका मांस नहीं खाया जाता था, क्योंकि गाय को उस समय पवित्र मानते थे। ठीक है, ऋग्वेदिक काल जो था उसमें गाय को क्या करते थे, पवित्र मानते थे, इसलिए उसका मांस नहीं खाया जाता था। क्योंकि सबसे ज़्यादा दूध, दही, मक्खन जो है इसका जब वो सेवन करते थे, इसलिए जो है उसको पवित्र माना करते थे। ऋग्वेदिक काल जो था ना, ऋग्वेदिक काल में दूध ही प्रमुख पेय था, लेकिन जो सोमरस और मदिरा था ना, उसका भी प्रयोग किया जाता था। ओके फ्रेंड्स, बात करें इनकी वेशभूषा या प्रसाधन के बारे में, तो ऋग्वेदिक कालीन के जो आर्यों की वेशभूषा वो साधारण थी, लेकिन जो स्त्रियों और पुरुषों प्रायः समान प्रकार के वस्त्र पहनते थे। उनके जो प्रमुख वस्त्र थे उनको बास कहा जाता था। यहाँ पर OKL लिखा है ना, वो मैंने हिंदी में टाइप करा था, पता नहीं यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, तो उसको लिख देना। उसको बास बास और अधिबास कहा जाता था। अधिबास कहे जाते थे जहाँ पर वो मतलब कि जो वस्त्र वो पहनते थे। ठीक है, क्या कहा जाता था, वास और अधिबास। ठीक है, अधिबास। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, जो वो वस्त्र पहनते थे उसको बास या अधिबास कहा जाता था। बास कमर से नीचे पहना जाता था, जबकि अधिबास जो था वो कमर से ऊपर यानी कि कंधे पर डालने वाला वस्त्र था। नीवी नामक एक अन्य वस्त्र का भी प्रयोग होने लगा था। नीवी को बास के नीचे पहनते थे। ठीक है, जो ऋग्वेदिक काल था, ऋग्वेदिक काल में स्त्री व पुरुष दोनों ही समान रूप से आभूषण धारण करते थे, यानी कि आभूषण गले में या माथे पे या जो हाथ पैरों में जो आभूषण थे वो समान रूप से करते थे। ठीक है, इसके बाद जो पुरुष दोनों ही सोने और बहुमूल्य पत्थरों के आभूषणों का प्रयोग करते थे। कुंडल, अंगूठी, गले में हार, बाजूबंद आदि जो है अनेक जो आभूषण थे उस समय के। ठीक है, वे फूलों के गजरों का भी प्रयोग करते थे। आभूषण पहनने के लिए अतिरिक्त बालों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। स्त्रियां बालों में तेल डालकर वेणियाँ बनाती थी, तथा पुरुष भी बालों को काटते थे, यानी कि हम लोग कंघी करते हैं ना आज के समय, उस समय में भी होता था। तो स्त्रियां लंबे बाल रखती थीं, जबकि जो पुरुष थे ना वो अधिकांशतः छोटे बाल ही रखते थे। ठीक है, पुरुष जो थे वो अधिकांशतः छोटे बाल ही रखते थे। दाढ़ी मूछ रखते थे, दाढ़ी बनाने भी जानते थे उस समय के लोग। ठीक है, सोचो काफ़ी मतलब कि डेवलप थे, और आज भी वही व्यवस्था हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, बात करें हम लोग उनके आवास के बारे में। ऋग्वेदिक काल में जो आर्यों के जो मकान थे वो साधारण हुआ करते थे। मकानों के निर्माण में मिट्टी या बांसों का भी प्रयोग किया जाता था। नगरों का निर्माण उस समय नहीं हुआ था। ठीक है, तो विशेष आप ध्यान रखना। और नगरों का निर्माण हम लोग कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं। ठीक है, बात करें उनका मनोरंजन के साधन के लिए, तो मनोरंजन का उनका जो साधन था, ऋग्वेदिक काल के आर्य लोग काफ़ी, इन लोग जो आर्य लोग थे ना, काफ़ी विनोद प्रिय थे। यानी कि आर्यों के जो मनोरंजन का साधन था वो नाचना, गाना, रथ की दौड़, पांसों का खेल और शिकार प्रमुख था इनके समय में। ओके, जो ऋग्वेदिक काल की जो आर्य जो थे वो बांसुरी बजाना, बीणा, नगाड़े का प्रयोग भी जानते थे। फ्रेंड्स, जो बात करें इसके अगले के बारे में कि इनको औषधियों का ज्ञान भी था। औषधियों का जड़ी बूटी ही इनका जो है प्रमुख रूप से औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में शल्य चिकित्सा का भी उल्लेख मिलता है। आप सभी लोगों को मालूम है कि शल्य चिकित्सा जो है हमारी प्राचीन इतिहास से लिया गया है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। तो ऋग्वेदिक काल में उपनयन संस्कार यानी कि शिक्षा के प्रारंभ हेतु किया जाने वाला जो संस्कार होता है उसका उल्लेख बिल्कुल नहीं मिलता है ऋग्वेदिक काल में। ओके, लेकिन यह माना जाता है कि यह जो संस्कार है किसी न किसी रूप में प्रचलित रहा होगा। ऋग्वेदिक काल में शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो धार्मिक एवं साहित्य शिक्षा प्रदान करना था, जिससे आर्य संस्कृति का प्रसार हो सके। इस काल में विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता था। तो ये कुल मिला के ऋग्वेदिक काल की सामाजिक स्थिति थी। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में। फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक कालीन का जो समाज था वो उत्तर वैदिक काल में विकास के पथ पर अग्रसर हो गया। फ्रेंड्स, बात करें इसके परिवार के बारे में कि उत्तर वैदिक कालीन का जो समाज था उसमें जो परिवार था उसकी आधारभूत इकाई परिवार ही हुआ करती थी। ठीक है, ऋग्वेदिक काल जो समाज था, समाज की भांति ऋग्वेदिक काल का जो समाज की भांति उत्तर वैदिक कालीन समाज भी पितृ प्रधान था, तथा इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। परिवार का जो मुखिया था वो संपूर्ण परिवार पर पूर्ण नियंत्रण होता था उसका, जैसा कि ऋग्वेदिक काल में भी आप लोगों ने समझा है। सभी सदस्य परिवार के मुखिया की आज्ञा का पालन करते थे व उनका आदर करते थे। ओके फ्रेंड्स, इस समय जो विवाह और स्त्रियों की दशा थी, स्त्रियों की दशा में यानी कि स्थिति में थोड़ी गिरावट आई। ठीक है,
इस समय भी जो उत्तर वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था। इस काल में 8 प्रकार के जो हैं वो विवाह प्रचलित थे, और 8 प्रकार के विवाह मैं नहीं बताऊंगा, आपको इतना डीपली नहीं जाना है। विवाह यौवन प्राप्ति के पश्चात किया जाता था, मतलब कि जब वो युवा हो जाए उसके बाद ही विवाह किया जाता था। बाल विवाह का ही जो है प्रचलन नहीं था उस समय। साधारणतः एक पत्नी की प्रथा ही प्रचलित थी, परंतु बहुपत्नी जो प्रथा थी वो भी विद्यमान थी उस समय। बहुपत्नी प्रथा मुख्यतः राज परिवारों तक ही सीमित थी। इस काल में जो विधवा विवाह पर कोई प्रबंध नहीं था। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी, ठीक है। पुत्री का जन्म बुरा माने जाने लगा। स्त्रियों को जुआ और सुरा की श्रेणी में रखा जाने लगा। इस काल की स्त्रियों द्वारा सभाओं एवं परिषदों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के देखा जाए कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति गिरती गई। इस काल में धार्मिक कार्यों में भी स्त्रियों की जो उपस्थिति है ना उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई थी जितनी कि ऋग्वैदिक काल में थी। उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियां थी ना, स्त्रियां की स्थिति में गिरावट के बावजूद भी स्त्रियों की शिक्षा का प्रबंधन तो था उत्तर वैदिक काल में। लेकिन इस काल की जो शिक्षित स्त्रियां थी उनके उदाहरण अनेक उपनिषदों में प्राप्त होते हैं। जैसे कि गार्गी और मैत्री का नाम सुना होगा। गार्गी जो थी वो कितनी महान विदुषी थी, जिसने याज्ञवल्क्य के साथ जो करा था वाद संवाद करा था, और दोनों का वाद संवाद कितना प्रचलित है, ठीक है, गार्गी और याज्ञवल्क्य, ठीक है। और गार्गी और मैत्री जो उत्तर वैदिक काल की महान विदुषियां थी। ओके, बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल तक जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते ये जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित हो गई। यानी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, और शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, ठीक है, और वैश्य का बेटा वैश्य ही होगा। फ्रेंड्स, है ना। तो ये बताया गया था, ये जन्म पर आधारित हो गई उत्तर वैदिक काल। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं होता था। फ्रेंड्स, ब्राह्मण का बेटा अगर उसको युद्ध में इंटरेस्ट है, यानी कि लड़ाई में इंटरेस्ट है या युद्ध में इंटरेस्ट है, तो वो क्षत्रिय भी हो सकता था। यानी कि उसके कर्म पे आधार उसकी जो है जाति या तो वर्ण बांटा जाता था। परंतु उत्तर वैदिक काल के पता नहीं राजाओं ने क्या करा कि जो वर्ण व्यवस्था है उसको जन्म आधारित कर लिया, और आज तक चला आ रहा है। आज भी अगर हम लोग गाँव या कहीं पर आए तो हमसे जाति पूछी जाती है कि किस जाति से हो, तो ये पूछी जाती है हमारे वंशानुगत आधार पर कि हमारे पिता किस जाति से थे और हम किस जाति से हैं। तो ये व्यवस्था आज तक चली आ रही है, जबकि ऋग्वैदिक काल और हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में तो ऐसा कोई उल्लेख ही नहीं है। ओके, चलिए बात करें जो भोजन और पेय का साधन था। इस समय उत्तर वैदिक काल का जो समाज था इसमें भोजन समाज साधारण ही भोजन हुआ करता था, रुचिकर और पौष्टिक होता था। दूध, दही, घी, चावल, गेहूं, सब्जियां आदि जो है वही जैसे ऋग्वैदिक काल में हुआ करते थे वैसे ही हुआ करता था। बात करें इनके वेशभूषा और प्रसाधन के बारे में, उत्तर वैदिक काल की जो वस्त्र थे, वस्त्र में भी थोड़ी प्रगति होती गई। इस काल में जो है सूती और ऊनी वस्त्रों का अतिरिक्त जो है प्रयोग होने लगा था। रेशमी वस्त्र का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया था। इस काल में जो लोग थे वो वास, अधिवास, निवी, अतिरिक्त पगड़ी, उत्तरी, कंबल, शॉल जो है वस्त्र का उपयोग जानने लगे थे। इस काल में जो स्त्री और पुरुष दोनों विभिन्न आभूषण पहनते थे, मतलब अलग अलग जो है आभूषण पहना करते थे, जबकि ऋग्वैदिक काल में समान पहना करते थे। आभूषण सोने चांदी के बने हुए होते थे, जैसा उसमें भी हुआ करता था। इस काल के लोगों के आभूषण को पहनने के अतिरिक्त बालों को विभिन्न तरीके से काढ़ा करते थे। श्रृंगार के अन्य प्रसाधन सामग्री का भी प्रयोग करते थे, जैसे आप लोग बड़ी बड़ी स्टाइल करते हो ना, मतलब कि इतनी बालों में, उस समय भी बहुत करते थे, ठीक है। तो बात करते हैं इनके मनोरंजन के साधन के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल के जो आर्य लोग थे वो भी विनोद प्रिय थे। संगीत और नृत्य जो था उनका समय का मनोरंजन का साधन था। संगीत और नृत्य के अतिरिक्त ये रथ दौड़, जुआ, पांसों का खेल जो रहता है ना, घुड़दौड़ जो है वो मनोरंजक के लोकप्रिय खेल थे इनके समय में। बात करें आश्रम व्यवस्था के बारे में, आश्रम व्यवस्था भी इम्पोर्टेंट है। उस समय हमारे जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जो है हमारे जो आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया है तो 4 आश्रम बताए हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप सोचो कि प्रवचन दे रहा है ये तो हमें मतलब कि प्रवचन समझोगे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा डिटेल में, ठीक। तो आज 4 आश्रम थे: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। बस इतना आप ध्यान रखना, ओके। इनके समय की जो शिक्षा थी, इस समय जो उपनयन संस्कार प्रचलित था, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ओके। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारी हो गई, हम लोगों ने सामाजिक स्थिति भी पढ़ ली। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में कि आखिर इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी। तो इनको भी हम लोग तुलनात्मक अध्ययन के रूप से ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से काफ़ी आपको अच्छा मज़ा आएगा। वैसे अब अभी तक मज़ा आ रहा होगा, बोर तो हुए नहीं होगे। हाँ, बोर भी होगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है भैया, अपन एंटरटेनमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं, पढ़ना है।
ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। तो दोस्तों बात करें इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, तो ऋग्वेदिक काल की जो ऋग्वेद के काल की जो मतलब कि आर्थिक स्थिति, ये इसकी जो व्यापक जानकारी हमें ऋग्वेद से ही मिलती है। ठीक है, तो एक तरीके से समझ लो उसका ऋग्वेदिक काल ऋग्वेद के कारण ही पड़ा है। हाँ, बात करें उस समय की कृषि के बारे में, तो ऋग्वेदिक काल में आर्यों का जो जीविका का प्रमुख साधन था वो कृषि हुआ करता था। ऋग्वेदिक काल में जो मैं आपको बताऊं, कृषि का जो काफ़ी उन्नत व्यवस्था थी, हल व बैलों का प्रयोग किया जाता था। उस समय कृषि के लिए किया जाता था हल और बैलों का। ऋग्वेद में जो है ना, हल से बनी नालियों में बीज बोने की या दराती हुई फसल को काटने का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेदिक काल में भूमि की उर्वरकता को बनाने के लिए खाद का भी प्रयोग किया जाता था। बात करें जो भूमि की सिंचाई की जाती थी, इस काल में जो प्रमुख रूप से जौ और धान की खेती भी की जाती थी। इसके अतिरिक्त जो मूंग, उड़द आदि जो है वो भी उगाए जाते थे। फ्रेंड्स बात करें पशुपालन के बारे में, फ्रेंड्स पशुपालन जो था ना वो कृषि से भी प्रमुख था। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमुख इनका व्यवसाय क्या था उत्तर वैदिक काल का, तो वो पशुपालन ही था। पशुपालन आप लगा कर आना, क्योंकि कई बार कृषि पशुपालन दोनों साथ में लिखा आएगा, तो प्रमुख अगर पूछा जाए तो वो पशुपालन था। ऋग्वेदिक काल के जो प्रारंभ में पशुपालन सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा है इनका। पशुपालन मुख्यतः गायों को प्रमुख धन या अथवा संपत्ति के रूप में माना जाता था। जो ऋग्वेदिक काल था, ऋग्वेदिक काल में अनेक स्थानों पर पशुधन की वृद्धि के लिए देवताओं की आराधना की जाती थी। गाय के अतिरिक्त घोड़ा, भैंस, ऊंट, बकरी, हाथी प्रमुख रूप से पाले जाते थे। ऋग्वेद में कुत्ते का भी उल्लेख है, ठीक है, डॉग का भी उल्लेख है। ओके, आखेट के बारे में बात करते हैं। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना, ठीक है, आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। वे पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल का प्रयोग करते थे, हिरन, सिंह आदि को भी पकड़ने का काम करते थे, उनके लिए गड्ढा खोदा करते थे। बात करें लघु उद्योग के बारे में, ऋग्वेदिक काल में अनेक लघु उद्योग उन्नत अवस्था में थे। इस काल में बढ़ई का कार्य, धातु की वस्तु बनाने का कार्य, कपड़ा बुनने का कार्य, रंगने का कार्य, कसाई का कार्य और चमड़े का कार्य, और बाल काटने का कार्य, नाचने गाने का कार्य, सुनारी का कार्य, अरे बहुत सारे, तो ऐसे बहुत सारे थे। तो स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले जो प्रमुख कार्य थे, जैसे कि कपड़ा बुनना, सिलाई करना और घास की चटाई करना, ये बनाना वगैरह जो थे स्त्रियों के प्रमुख कार्य थे। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं इनकी, हाँ, इनकी एक व्यापार और वाणिज्य व्यवस्था भी थी। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर उत्तर वैदिक काल में व्यापार और वाणिज्य व्यवस्था जो थी ना इनकी ऋग्वेदिक काल वालों की, वो समाज थोड़ा जो था ना ऋग्वेदिक काल का समाज, ये स्वदेशी और विदेशी दोनों ही प्रकार के व्यापार इसमें प्रचलित थे। व्यापार करने वाले को पणी कहा जाता था। ये पणी शब्द आप ध्यान रखना, व्यापार करने वाले को क्या कहा जाता था, पणी कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में। ओके, व्यापार में जो विनिमय का जो मुख्य साधन था वो गाय हुआ करती थी, परंतु सोने के एक टुकड़े अथवा जेवर का भी उल्लेख मिलता है, और जिन्हें हम लोग निष्क कहते हैं। सोने के जो है वो निष्क कहा जाता था। ठीक है, निष्क भी कभी पूछ सकता है, तो ये सोने को ही निष्क कहा जाता था। ठीक है, ये नाम भी आप ध्यान रखना, पूछा जाता है निष्क। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो हो गई हमारी किसकी, ऋग्वेदिक काल की आर्थिक स्थिति। तो अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति के बारे में। तो फ्रेंड्स जो इस समय की कृषि हुआ करती थी उत्तर वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था, इसमें जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। ठीक है, इस काल में जो कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई, भूमि जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, अच्छी फसलें उगाने के लिए खाद का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जबकि खाद का प्रयोग उसमें नहीं हो, लेकिन जो चावल, गेहूं, उड़द, तिल, मसूर जो आज की फसलें हैं वही उगाई जाती थी। फ्रेंड्स पशुपालन के बारे में बात करें तो उत्तर वैदिक काल के आर्य का जो दूसरा प्रमुख व्यवसाय था, ये इसमें दूसरे नंबर का था पशुपालन। ठीक है, जबकि फर्स्ट नंबर पे ऋग्वेदिक काल का था पशुपालन, दूसरे नंबर का जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था, जिसमें गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि को जो पाला जाता था। ठीक है, जैसा उसमें ही है। उद्योग और व्यवसाय, इसमें जो सुनार और कुमार जो है वो अतिरिक्त प्रचलित थे। ठीक है, उद्योग और व्यवसाय के लिए। फ्रेंड्स बात करें इनका जो व्यापार और वाणिज्य था, ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में जो स्वदेशी एवं विदेशी दोनों ही प्रकार के जो है व्यापार प्रचलित थे। इस काल में व्यापारिक संघ का भी उल्लेख मिलता है। इस काल में कर्ज देना लाभदायक व्यवसाय माना जाता था। साधारणतः जो व्यापार था विनिमय प्रणाली के द्वारा ही हुआ करता था। इस काल में जो प्रमुख मुद्रा को शतमान कहा जाता था। प्रमुख मुद्रा को क्या कहा जाता था, शतमान कहा जाता था। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है, शतमान कहा जाता था। ओके, बात करें धातुओं का ज्ञान, इन लोग को कौन कौन सी धातुओं का ज्ञान था, तो फ्रेंड्स इस काल में आर्यों को धातुओं का ज्ञान पहले से अधिक हो गया था। ऋग्वेदिक काल के जो आर्य थे मुख्यतः सोना, कांसा, तांबे का प्रयोग करते थे।
परंतु उत्तर वैदिक काल में आर्य चांदी, लोहा और पीतल अर्थात जो सीसा का प्रयोग भी करते थे। ओके, तो ये तो हो गई इनकी आर्थिक स्थिति। आई होप आपको अच्छे से इनकी जो है आर्थिक स्थिति भी समझ में आ गई होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी आपको। ठीक है, तो अब हम लोग इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा कर लें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में, यानी कि रिलीजियस जो स्टेटस है इनका क्या था। फ्रेंड्स, संपूर्ण वैदिक साहित्य मूलतः धार्मिक साहित्य ही है हमारा ऋग्वैदिक काल का। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें सबसे पहले हम लोग जो है आर्यों के देवता कौन थे। आर्यों के जो देवता थे ऋग्वैदिक काल में, इन लोग जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे आर्य, ये प्रकृति के उपासक थे। जहाँ कहीं भी किसी जीवित शक्ति का ये इनको आभास हुआ करता था, वहीं उन्होंने एक देवता की सृष्टि कर दी थी। मतलब कि दृष्टि की मतलब कि जहाँ पर भी वो क्या करते थे, मतलब कि जीवित शक्ति का आभास करते थे, वहीं उसको देवता बना देते थे, ऐसा समझ लो। ठीक है, इसी काल में क्या है, ऋग्वैदिक काल के जो प्रारंभ में देवता प्राकृतिक की शक्तियों का प्रतीक हुआ करते थे। ऋग्वेद से ही ज्ञात होता है कि उस समय के जो 33 देवी देवताओं का अस्तित्व, जिन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला तो हुआ करता था स्वर्ग का देवता। ठीक है, बताते आ रहा हूँ मैं। पहला तो हुआ करता था स्वर्ग के देवता। ठीक है, इस समय स्वर्ग के देवता। फिर जैसे कि घोष, वरुण, सूर्य, सावित्री, अदिति, उषा आदि। ठीक है, ये स्वर्ग के देवता हुआ करते थे, मतलब कि इन्हें नेचर के आधार पर बनाया गया था। फिर उसके बाद वायुमंडलीय देवता। वायुमंडलीय देवता में आ गए अपने इंद्र वगैरह आ गए, इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, वात आदि। और एक होते थे पार्थिव देवता, मतलब कि पृथ्वीवासी, पृथ्वी रहने वाले, अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि। तो फ्रेंड्स, इनने आकाशवासियों को, पृथ्वीवासियों को और अंतरिक्षवासियों को अलग अलग को इन लोगों ने देवताओं के रूप में बांट दिया। और आज के समय में इसको हम लोग साइंस समझते हैं, नक्षत्र मतलब कि एस्ट्रोनॉमी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इन देवताओं में से जो इंद्र जो थे, इंद्र, उसके बाद फिर अग्नि, वरुण, जो अग्नि, वरुण, सोम, सूर्य जो थे ना, ये प्रमुख माने जाते थे उस समय में। जो ऋग्वेद था, इंद्र की स्तुति सबसे अधिक की गई है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र की स्तुति सबसे अधिक की गई है। आप सभी लोग जानते ही हैं, अधिकतर आपने पढ़ा होगा। वह एक शक्तिशाली देवता माने जाते थे, जिनका प्रमुख मतलब कि जो अस्त्र था, शस्त्र था, ठीक है, वो वज्र हुआ करता था। ठीक है, आप सभी लोग जानते ही हैं भैया। बहुत सारे धार्मिक अभी देखते होंगे तो उसमें इंद्र देवता अपना अस्त्र लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो वज्र बोला जाता था उसे। इंद्र वर्षा आदि तूफान बिजली के देवता माने जाते थे। इंद्र को आकाश, पृथ्वी, जल और पर्वत का स्वामी माना जाता था। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र की पूजा की जाती थी। वरुण को शक्ति और नैतिकता का देवता माना जाता था, जो सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते थे, सभी के अच्छे और बुरे कार्यों को देखते थे। अग्नि आहार भोजन के देवता माने जाते थे, जिनके द्वारा सभी देवताओं को भोजन प्राप्त होता था। इसलिए यज्ञों में सभी पदार्थों की जो है आहुति अग्नि को दी जाती थी। सूर्य प्रकाश के देवता हुआ करते थे। सावित्री, उषा आदि उनकी सहायक देवता मानी जाती थी। सोम आर्यों के प्रिय पेय पदार्थ था, इसलिए सोम को भी देवता बना दिया। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, वो सोमरस पिया करते थे, तो सोम उनका प्रिय पदार्थ हुआ करता था, पहला तो उन्होंने सोम देवता बना दिया उनको। ठीक है, तो ये हुआ करता था। ओके, बात करें उनकी आराधना व यज्ञ के बारे में। इस समय आराधना और यज्ञ भी हुआ करते थे। ऋग्वैदिक काल में जो है ना, वो आराधना या यज्ञ का विशेष महत्व था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के द्वारा पूजा एवं यज्ञ मुख्य प्रमुखता कुछ ना कुछ जो है वो प्राप्त करने के लिए, अभिलाषा के लिए किया जाता था। यज्ञ को संपादित करने के लिए पुरोहित की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों की देवताओं की पूजा मोक्ष प्राप्ति हेतु, परलोक सुधारने के लिए नहीं करते थे, बल्कि उनका प्रमुख उद्देश्य जो था ना, वो पशु, अनाज व धन वृद्धि होना था। ओके, वे अपनी समृद्धि और सुख के लिए जो है वो देवताओं की पूजा किया करते थे। आगे बात करें जो आत्मा की अस्तित्व में विश्वास, तो इस समय आत्मा के अस्तित्व में विश्वास किया करते थे। ऋग्वेद में कुछ ऐसी ऋचाएं हैं जिनसे अनुमान होता है कि आर्य पुनर्जन्म को मानते थे। बात करें नैतिकता की भावना, तो मतलब कि उस समय के लोग एथिकल भी थे, एथिक्स था उनके अंदर। तो फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का धर्म मात्र दर्शन पर आधारित नहीं था, अपितु उनमें नैतिकता और सदाचार भी नहीं थी। ऋग्वैदिक कालीन का जो धर्म था वो चरित्र की शुद्धता, अतिथि सत्कार, दानशीलता, उदारता आदि का पर जो है पर्याप्त बल दिया जाता था। इस प्रकार के आर्यों का धर्म मानव कल्याण के लिए, किंतु इसमें बलि प्रथा का दोष भी विद्यमान था। ओके, क्लियर।
फ्रेंड्स ऋग्वेदिक काल धर्म की थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। एक दो विशेषता पहले मैं आपको बता देता हूँ छोटी छोटी। फ्रेंड्स जो ऋग्वेदिक काल था ऋग्वेदिक काल में जो ऋग्वेदिक धर्म था इसमें पुरुषों को देवताओं की प्रधानता थी। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेदिक धर्म को मूर्ति पूजा को सर्वथा अभाव था। ठीक है, मूर्ति पूजा का जो है वो सर्वथा अभाव था। मूर्ति पूजा इस समय नहीं हुआ करती थी। ठीक है, सब यज्ञ वगैरह किया करते थे लेकिन मूर्ति पूजा इस समय नहीं थी। ऋग्वेदिक धर्म में पुरोहित वर्ग का जो प्रभाव है वो महत्वपूर्ण नहीं था। पुरोहित की आवश्यकता विशेष अवसरों में पड़ती थी। ऋग्वेदिक धर्म में यज्ञ को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये जो है प्रमुख उपाय था ऋग्वेदिक काल में। ओके फ्रेंड्स, इस समय जो है ना मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी थोड़ी सी विकसित हो गई थी। समय हो तो मैं बताऊं? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ऋग्वेदिक काल में जो विज्ञान एवं तकनीक के अंतर्गत ज्योतिष विज्ञान और चिकित्सा में प्रगति कर ली गई थी। फ्रेंड्स जो प्राकृतिक ज्योतिर्विज्ञान था वो भी उन्नति हुई थी। उसमें भी कुछ तारागणों का नामकरण भी कर दिया गया था इस काल में, जैसे चंद्र की अवस्था, सूर्य के संक्रमण, ऋतुओं का परिवर्तन अब आदि जो बड़ी सूक्ष्मताओं की जो परिगणना थी वो वैदिक ऋषियों ने कर दी थी। इस काल में जो आर्यों की औषधि विज्ञान में भी अच्छा ज्ञान हो चुका था। अनेक रोगों की विभिन्नताओं की पहचान करने लगे थे इस समय के लोग। इस काल में शल्य चिकित्सा जो है वो प्रगति का आरंभ हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो मिलता था। फ्रेंड्स एक समय के जो विद्वान थे, एक लेखक थे B.A. स्मिथ, उन्होंने लिखा है कि ऋग्वेदिक एक सुसंगठित जन समूह और सुव्यवस्थित समाज तथा पूर्ण विकसित सभ्यता की जानकारी कराता है। ठीक है, अब बात कर देते हैं हम लोग किसके बारे में, उत्तर वैदिक काल की हमारी धार्मिक स्थिति के बारे में। आखिर इसकी रिलीजियस स्टेटस क्या था। फ्रेंड्स बात करें इसके यज्ञ के बारे में, ऋग्वेदिक काल के अगर तुलना करें तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ अत्यधिक खर्चीले एवं जटिल होने लगे थे। ठीक है, यज्ञ में बलि का महत्व बढ़ गया। यज्ञ में पुरोहित की संख्या भी बढ़ गई। शनै जो है यज्ञ आम जनता तक पहुंच से दूर पहुंच गया था। यज्ञ भी विभिन्न प्रकार के होने लगे थे, जैसे अश्वमेघ यज्ञ का नाम सुना है आपने, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इनका नाम सुना होगा। देवताओं की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन आया इस समय कि ऋग्वेदिक काल में देवताओं की इस काल में भी पूजा की जाती थी ऋग्वेदिक काल की तरह, परंतु अब उनकी स्थिति में परिवर्तन आ गया था। उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वेदिक काल के कुछ देवता थे उनका महत्व बढ़ गया था, वह कुछ महत्व कम भी हो गया था। ऋग्वेदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में जो उनके स्थान पर प्रजापति आ गया था। ठीक है, प्रजापति को प्रमुख देवता माना गया था और विष्णु जी को और रुद्र यानी कि शिव जो है प्रमुख देवता बन गए थे। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को यज्ञ का स्वामी कहा गया जाता था। ठीक है, विष्णु को प्रधान युग पुरुष कहा जाता था। रुद्र को शिवाजी यानी कि शिवजी यानी कि पशुपतिनाथ या महादेव के रूप में पूजे जाते थे। बात करें तप के महत्व के बारे में, उस समय भी तप को अच्छे महत्व दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो आत्मा को शुद्ध एवं पवित्र करने के लिए जो तप का जो है आविष्कार किया गया था, तपों का आविष्कार किया था। इस काल में शरीर को कष्ट देकर आत्मा को परिष्कृत करना वह एक आवश्यक जो है क्रिया माना जाने लगा था। फ्रेंड्स बात करें कर्म और मोक्ष के बारे में इस समय, तो इनमें आडंबर और अंधविश्वास में भी वृद्धि हुई थी इस समय उत्तर वैदिक काल में। जैसे उत्तर वैदिक काल में धर्म और आडंबर एवं अंधविश्वासों ने प्रवेश कर लिया था। उत्तर वैदिक काल में जो समाज था वो भूत प्रेतों मंत्रों की शक्तियों में विश्वास करने लगा था। ओके, बात करें कर्म और मोक्ष के बारे में, उत्तर वैदिक काल में कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस काल में मनीषी आर्यों का विचार था कि कर्म का प्रभाव व्यक्तियों के जो इस जीवन पर नहीं पड़ता बल्कि अलग जीवन पर पड़ता है। ऐसा बोला गया था कि इस जन्म का फल अगले जन्म में मिलता है। यदि व्यक्ति को कर्म अच्छे होंगे तो उसका वह जीवन नहीं वरन अगला जीवन में सुखमय हो जाएगा। ऐसी जो है धारणाएं आने लगी थी। ओके, बात करें दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन भी इस समय क्या हो गया था, आरंभ हो गया था। ठीक है, तो ये थी हमारी कौन सी धार्मिक स्थिति। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा और बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ा और आपको आई होप काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा और बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। आई होप थोड़ा सा बड़ा भी होगा, लेकिन कोई ना, अपन ने पढ़ा तो है अच्छे से, कोशिश करिए। पहली इतनी बड़ी वीडियो बनाई है मैंने थोड़ा डिटेल में, तो आई होप आपको पसंद आई होगी। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ रहे हैं, इसके आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी तरह मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।